नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सोचते कैसे हैं? मतलब अक्सर हमारे फैसले जो होते हैं वो आदत या शायद जज्बात या कभी-कभी बस दूसरों को देखकर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच कैसे कुछ अनदेखे मानसिक जालों में फंस जाती है। आज हम इन्हीं में से दो पर बात करेंगे और इसके लिए हमने रॉल्फ डोबेली की किताब है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, उससे कुछ आइडियाज लिए हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, दो बहुत आम सी लगने वाली लेकिन गहरी मानसिक भ्रांतियों को समझना है। एक है सर्वाइवरशिप बायस और दूसरी कंफर्मेशन बायस। इनको समझकर शायद हम अपने सोचने के तरीके को थोड़ा और साफ कर पाएं। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस, ये कैसे हमें सिर्फ सफल लोगों की कहानियां दिखाकर गुमराह कर सकती है? काफी दिलचस्प है ना? हाँ बिल्कुल। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब सीधा सा है कि हम उन लोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो कामयाब हो गए, जिन्हें हम सर्वाइवर कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम उन हजारों लाखों लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने वही रास्ता चुना था पर वो कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये कि हमें हकीकत की एक, आप कह सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर मिलती है। हमें लगता है सफलता शायद उतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि हम असफलताओं से सीखते ही नहीं, वो हमें दिखती नहीं। जी। जबकि उनमें शायद ज्यादा जरूरी सबक छुपे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे वो द्वितीय विश्व युद्ध वाला किस्सा है बम वर्षक विमानों का। हाँ बिल्कुल। उसमें यही हुआ था ना कि जो विमान लौट कर आए उन पर जहां जहां गोलियों के निशान थे, इंजीनियरों ने सोचा कि भाई इन हिस्सों को और मजबूत बनाओ। हाँ, लॉजिकल लगता है। लेकिन तभी एक समझदार व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, उन हिस्सों को मजबूत करो जहां गोली नहीं लगी है। जहां नहीं लगी है क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है, जिन विमानों पर उन हिस्सों में गोली लगी होगी वो शायद लौटे ही नहीं, वो खामोश सबूत थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और आज की दुनिया में इसके उदाहरण कैसे दिखते हैं? देखिए, आज भी वही है। हम उन कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और फिर करोड़ों कमाने लगे, या वो लोग जिन्होंने जिम जाकर गजब की बॉडी बना ली। पर हम उन हजारों को भूल जाते हैं जिन्होंने कॉलेज तो छोड़ा पर शायद कुछ खास नहीं कर पाए, या जिन्होंने जिम तो शुरू किया पर कुछ हफ्तों में ही छोड़ दिया। सही बात है। जेके रॉलिंग की सफलता तो सबको दिखती है। हाँ, पर वो अनगिनत लेखक नहीं दिखते जिनकी किताबें कभी छपी ही नहीं, जिनकी मेहनत शायद उतनी ही थी। तो ये बायस हमें असल में जोखिम का गलत अंदाजा लगवा देता है। तो मतलब ये है कि सिर्फ विजेताओं की चमक देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए। हारने वालों की खामोशी में भी सच्चाई छिपी होती है। पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है। बिल्कुल, जीत और हार। लेकिन एक और जाल है ना, वो जिसमें हम जानकारी ढूंढते वक्त फंस जाते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। उसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, या कह लीजिए पुष्टि पूर्वाग्रह। ये हमारी एक तरह की आदत है कि हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं, उसी को समझते हैं और उसी को याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय या विश्वास से मेल खाती हो। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया पर होता है, अपनी सोच से मिलती जुलती पोस्ट देख के लगता है हाँ, मैं सही सोच रहा हूँ। बिल्कुल, वो इसका एकदम सटीक उदाहरण है। और ये सिर्फ पसंद करने तक ही नहीं रहता। मतलब हम इससे भी आगे जाते हैं। हम जानबूझकर उन बातों को, उन सबूतों को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें गलत ठहरा देते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ हो। सच कहूं तो हमें ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि तुम सही हो, और ये सुनना कि तुम शायद गलत हो, ये हमें असहज करता है। हाँ, ये तो होता है। और उसी असहजता से बचने के लिए हम कई बार सच को देखना ही नहीं चाहते। जैसे शेयर बाजार में अगर कोई ये मानकर बैठा है कि ये सब जुआ है, पैसा डूबता ही है, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ नुकसान की खबरें ढूंढेगा, उन्हीं पर ध्यान देगा। अगर कोई सफल निवेशक की कहानी सुनेगा भी तो उसे लगेगा कि ये तो बस किस्मत है या जरूर कोई गड़बड़ होगी। हाँ, मतलब वो हर हाल में अपनी सोच को पक्का करने वाले सबूत ही जमा करेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सोचिए, करियर के फैसलों में, रिश्तों में, यहाँ तक कि अपनी सेहत से जुड़े मामलों में भी हम कैसे ऐसी पुष्टि ढूंढते हैं जो हमें शायद गलत रास्ते पर ले जा रही हो। अजय और विजय वाला उदाहरण भी तो ऐसा ही कुछ था। हाँ, वही। अजय मानता था कि दुनिया बहुत बुरी जगह है, लोग मतलबी हैं। विजय सोचता था नहीं, दुनिया अच्छी है, लोग मददगार हैं। अब बाजार में अजय को किसी का धक्का लग गया तो उसने फौरन कहा, देखा कितने बुरे लोग हैं। और उसी बाजार में विजय को किसी ने रास्ता दे दिया तो उसने कहा, देखा इंसानियत अभी जिंदा है। बाजार वही, लोग वही।
हाँ, पर उनका नजरिया अलग था, जो उनके पहले से बने हुए विश्वास, उनके पूर्वाग्रह से निकला था। ये दिलचस्प है, पर एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो हकीकत है वो पूरी तरह से हमारे पूर्वाग्रही बनाते हैं? क्या बाहर जो हो रहा उसका कोई असर नहीं होता? नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। बाहरी घटनाओं का असर तो होता है, जाहिर है, लेकिन कन्फर्मेशन बायस एक फिल्टर की तरह काम करता है। हाँ, हम घटनाओं की व्याख्या अपने पहले से बने नजरिए के हिसाब से करते हैं। धक्का लगने को अजय मतलब समझता है, विजय शायद सोचेगा गलती से लग गया होगा। अच्छा, और आजकल सोशल मीडिया ने इसे और भी कह सकते हैं खतरनाक बना दिया है। हम एक इको चेंबर या प्रतिध्वनि कक्ष में फंस जाते हैं। हाँ, जहां सब हमारी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। बिल्कुल, और हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारी तरह सोचती है, जबकि हम असल में सिर्फ अपनी ही सोच का अक्स देख रहे होते हैं। और अगर कोई अलग आवाज दिखे तो हम असहज हो जाते हैं और फिर उसे ब्लॉक या अनफॉलो कर देते हैं। कितना आसान है आजकल। सही कहा। तो आज हमने ये दो बड़े मानसिक जालों को समझने की कोशिश की। पहला सर्वाइवरशिप बायस, जो हमें सिर्फ कामयाबी दिखाता है और असफलता को जैसे छुपा ही देता है। और दूसरा कन्फर्मेशन बायस, जो हमें अपनी ही सोच के छोटे से दायरे में कैद कर देता है, हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, और इन दोनों से बचने के लिए, या कहिए इनका असर कम करने के लिए, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो थोड़ी जागरूकता, मतलब ये जानना कि हाँ, ये बायस होते हैं और मुझ पर भी असर कर सकते हैं। और दूसरी थोड़ी विनम्रता, ये मानने की हिम्मत कि हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ। ये मानना शायद सबसे मुश्किल है तो। और इसी से जुड़ा है हिम्मत करके उन विचारों, उन सबूतों को भी देखना, सुनना और समझना जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे विचारों के विपरीत हैं, क्योंकि अक्सर नई और बेहतर समझ वहीं से आती है। बिल्कुल। हम कितनी बार जानबूझकर खामोश सबूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अनकही कहानियां, वो अनदेखी असफलताएं, या वो नजरिए जिन्हें हम आमतौर पे बस खारिज कर देते हैं। अगर हम उन्हें खोजना शुरू करें तो हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे: कॉन्फर्मेशन बायस, फिर सोशल प्रूफ, संक कॉस्ट फैलेसी और हाइंडसाइट बायस। ये नाम सुनने में भारी लगते हैं, पर हैं बड़े काम के। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी रोज की सोच का हिस्सा है, अक्सर पता भी नहीं चलता। तो पहला है कॉन्फर्मेशन बायस। स्रोत इसे कहता है मीठा जहर। मीठा जहर, हाँ। इसका मतलब है कि हम उन बातों या सबूतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हों। मतलब जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। एग्जैक्टली। और जो उससे अलग हो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें खतरा क्या है फिर? खतरा यह है कि हमारी सोच धीरे धीरे एक दायरे में सिमट जाती है। हम नए विचारों के लिए बंद हो जाते हैं। स्रोत एक बहुत अच्छा सवाल उठाने को कहता है। कौन सा सवाल? कि हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सच हो। ये तो गहरी बात है, खुद की ईमानदारी परखने जैसा। बिल्कुल। अब आते हैं सोशल प्रूफ पर। अच्छा, सोशल प्रूफ, यानी जब समझ ना आए कि क्या करें तो हम देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, है ना? जैसे वो उदाहरण दिया है किताब में कि आप किसी अनजान शहर में हो, एक रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, दूसरा भरा हुआ है, तो भीड़ वाले में ही जाएंगे। हाँ, ये तो होता है। या फिर YouTube पर कौन सा वीडियो देखेंगे जिस पर व्यूज ज्यादा हो। हाँ, ये तो रोज की बात है। एक और उदाहरण था ना उसमें कि कोई आदमी सड़क पे आसमान में देख रहा है, हाँ, और धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है, वो भी ऊपर देखने लगती है, बिना ये पूछे कि भाई देख क्या ये हो। बिल्कुल, ये हमारी फितरत है, झुंड के साथ सुरक्षित महसूस करना। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम ट्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं, फैशन, विचार, सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं। टाइटैनिक का उदाहरण याद है? हाँ, आपने बताया था, लोग नाचते रहे क्योंकि बाकी सब शांत थे, निश्चिंत दिख रहे थे, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। ये बात तो है। अब अगला, संक कॉस्ट फैलेसी, ये क्या चीज है? संक कॉस्ट फैलेसी, सोचिए, आपने मूवी का टिकट खरीदा, हाँ, फिल्म एकदम बोरिंग है, लेकिन आप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे लगे हैं, वसूल तो करने हैं। बस यही है संक कॉस्ट फैलेसी। जो पैसा या समय जा चुका है वो डूब चुका है, यानी संक हो चुका है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असफल रिश्तों पर भी लागू होता है, या कोई प्रोजेक्ट जो चल नहीं रहा, या नौकरी जिसमें मन नहीं लगता। हाँ, हम उसमें टिके रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत टाइम, इमोशंस, मेहनत लगा दी होती है। हम सोचते हैं, अरे इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया, आप कैसे छोड़ें?
तो मतलब जो गया सो गया, आगे देखना चाहिए। एग्जैक्टली। स्रोत यही समझाता है, वो जो खर्च हो चुका वो वापस नहीं आएगा। उसके चक्कर में और नुकसान करना समझदारी नहीं है। वो रेगिस्तान वाले यात्री का उदाहरण है ना। हाँ, जो सामान नहीं छोड़ पाया हाँ, और मारा गया। जरूरी सवाल यह है कि क्या हम आगे के नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ पुराने नुकसान को सही ठहराने की। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में है हाइंडसाइट बायस। हाँ, हाइंडसाइट बायस मतलब घटना होने के बाद लगना कि ये तो होना ही था या मुझे तो पहले ही पता था। जैसे क्रिकेट मैच कोई टीम जीत जाए तो हम कहते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था यही जीतेगी, भले ही पहले कुछ ना कहो। बिल्कुल। या कोई स्टार्टअप हिट हो जाए तो लोग कहते हैं हाँ, मुझे तो इसके आइडिया में पहले ही दम लगा था, जबकि शायद शुरू में मजाक उड़ाया हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बस बाद में समझदार बनना हुआ। दिक्कत यह है कि ये हमें सीखने नहीं देता। ये हमें एक झूठा एहसास देता है कि हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते थे, कि नतीजा तो ऑब्वियस था। अच्छा, तो जब नतीजा ऑब्वियस लगता है तो हम ये नहीं सोचते कि उस वक्त क्या अनिश्चितता थी, हमारा अंदाजा क्यों गलत या सही हुआ। हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। मतलब हम अपनी समझने की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इससे हमारी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। हमें लगता है हम तो पहले से ही सब जानते थे। तो ये चारों कॉन्फर्मेशन बायस, सोशल प्रूफ, संक कॉस्ट फैलेसी और हैंडसाइट बायस, ये सब हमारी सोच को चुपके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये दिमाग के शॉर्टकट्स हैं जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं बिना हमें पता चले। तो हमने आज इन पर बात की, समझा कि ये कैसे काम करते हैं। पर एक बात और है, इन पैटर्न्स को सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। सही बात है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम वाकई में अपनी सोच पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, खासकर तब जब फैसला महत्वपूर्ण हो। मतलब खुद को रोकना और पूछना कि कहीं मैं इनमें से किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रही। हाँ, क्या मैं वाकई सबूत देख रहा हूं या सिर्फ अपनी राय पक्की कर रहा हूं? क्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं? क्या मैं अतीत के बोझ तले दब रहा हूं या मुझे बस लग रहा है कि मुझे पहले पता था? शायद यही आत्म जागरूकता और बेहतर सोच की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं समझने की कि हमारी सोच हमें कैसे कभी-कभी धोखा दे जाती है। हाइंडसाइट बायस। हाँ, हाइंडसाइट बायस। ये वो एहसास है ना जब कुछ हो जाता है और हमें लगता है अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था ऐसा होगा। हाँ, बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा था। एग्जैक्टली। और किताब यही कहती है कि इसी चक्कर में हम अक्सर दूसरों के पुराने फैसलों को गलत मान लेते हैं क्योंकि नतीजा सामने है। सही बात है, हम भूल जाते हैं कि उस वक्त उनके लिए सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं थी। हाँ, और शायद हमारा दिमाग कहानी गढ़ लेता है चीजों को आसान बनाने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या सच में पता था या ये बस बात की समझदारी है? सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही आम सा जाल है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज पाने की खुशी से कहीं ज्यादा हमें उसे खोने का डर होता है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि नुकसान का जो दर्द है वो फायदे की खुशी से लगभग दुगना ज्यादा महसूस होता है। ओह, दुगना? बिल्कुल। किताब में वो रोहन वाला उदाहरण याद आता है ना? हाँ, वो दुकान खोलने वाला। वही, सालों की प्लानिंग, बचत, सब कुछ, लेकिन दुकान खोलने से झिझक रहा है। सिर्फ इस डर से कि कहीं जमा पूंजी डूब ना जाए। हाँ, दिमाग बस यही सोचता रहता है, अगर खो दिया तो। ये डर हमें अक्सर बड़े मौके लेने से रोक देता है। बिल्कुल। जैसे वो सिक्का उछालने वाला उदाहरण भी है। हाँ, बताइए ना। कि अगर 1000 रुपए जीतने या 500 रुपए हारने का चांस हो तो ज्यादातर लोग वो खेलते ही नहीं। अच्छा। मना कर देंगे। हाँ। क्योंकि वो 500 रुपए खोने का डर वो 1000 रुपए पाने की उम्मीद पर भारी पड़ जाता है। हमारा दिमाग नुकसान को एक खतरे की तरह देखता है। यह हमारी बनावट का ही हिस्सा है, शायद इवोल्यूशनरी। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है किताब के हिसाब से कि हम हर नुकसान से इतना नहीं डरते। अच्छा, मतलब हम उस नुकसान से ज्यादा डरते हैं जो हमारी पहचान को, हमारी इज्जत को या हमारे ईगो को चोट पहुंचाए। ओके, हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर अपने पुराने निवेश से, चाहे वो समय हो या इमोशंस हो या पैसा, उनसे ऐसे चिपक जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। संक कॉस्ट फैलेसी जैसा कुछ। सही कहा। तो फिर खुद से ये पूछना कितना जरूरी हो जाता है कि क्या ये फैसला वाकई गलत है या सिर्फ नुकसान होने का डर हावी है। बिल्कुल। क्योंकि असली नुकसान शायद वो है ही नहीं जो हो गया, बल्कि वो है जो इस डर के मारे कभी किया ही नहीं। सही, एकदम सही। अच्छा, तो अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं, हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट। हाँ, ये भी सुना। इसमें होता यह है कि अगर किसी इंसान की कोई एक बात
जैसे मान लीजिए उसका कॉन्फिडेंस है या वो अच्छा दिखती है, हाँ, अगर वो हमें पसंद आ जाती है तो हम अनजाने में ही मान लेते हैं कि उसमें बाकी खूबियां भी होंगी ही। अच्छा, जैसे किताब में उस कॉलेज की नई लड़की का जिक्र है ना, हाँ बिल्कुल, जिससे सब उसकी शक्ल सूरत और स्टाइल देखकर ही इंटेलिजेंट और मेहनती समझ लेते हैं, जबकि हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। हाँ, ये दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है ना, पूरी सूरत देखने की मेहनत से बचने का तरीका। हाँ बिल्कुल, जैसे आकर्षक पैकिंग वाला प्रोडक्ट हो गया। हाँ, या इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट बहुत स्मार्ट दिख रहा हो, बहुत अच्छे से बोल रहा हो। एग्जैक्टली। तो कई बार ये चीजें हमें असलियत परखने से रोक देती हैं। इसका खतरा क्या है फिर? खतरा साफ है, हम किसी की एक चमकती हुई खूबी के पीछे उसकी कमियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। जैसे वो स्कूल टीचर वाला उदाहरण। हाँ, वही, जिसका चार्म, जिसका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि उसकी लापरवाही पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और ये चीज हमारे खुद के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी ने हमारी तारीफ कर दी कि हम बहुत स्मार्ट हैं, तो हो सकता है हम ये मानने लगे कि हम हर चीज में स्मार्ट हैं। हाँ, होता है ऐसा। और फिर अपनी गलती मानना मुश्किल हो जाता है, ईगो हर्ट होता है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल मायने नहीं रखता, उसे इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहली छाप जरूरी हो सकती है अपनी जगह, लेकिन हेलो इफेक्ट हमें सिर्फ ये बताता है कि उस पहली छाप के बेस पर ही किसी व्यक्ति या चीज के बारे में सब कुछ अच्छा या बुरा मान लेना वो एक भ्रांति है। ओके। हमें एक गुण के आधार पर बाकी सारे गुणों का अंदाजा लगाने से बचना चाहिए। थोड़ा रुककर और जानकारी लेकर फैसला करना चाहिए। सही बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये हाइंडसाइट बायस, लॉस अवर्जन और हेलो इफेक्ट जैसी सोचने की आदतें हैं। हाँ। ये चुपचाप हमारे फैसलों को कितना प्रभावित कर सकती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ये हमें एक तरह के भ्रम में रख सकती हैं कि हम तो बड़े लॉजिकली सोच रहे हैं, जबकि असल में हम इन बायसेस, इन भ्रांतियों के शिकार हो सकते हैं। तो किताब का निचोड़ सार यही लगता है कि हमें अपनी सोच के प्रति जागरूक होना होगा, अपने विचारों पर सवाल उठाने होंगे। हाँ बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। और इन भ्रांतियों के पार जाकर चीजों को ज्यादा साफ तौर पर देखने की कोशिश करनी होगी। एग्जैक्टली। चलिए, तो इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अपनी ही सोच की धुंध को कितना साफ देख पा रहे हैं?